बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इस टॉपिक में हम इन दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले बात कि इवेपोरेशन क्या होती है, आइए इसको क्विकली समझते हैं। ठीक है, कुछ बातें हम नई भी ऐड करेंगे। नाउ आपने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में यहाँ तक बचे आपने लिक्विड भर लिया। ठीक है, नीचे से लेकर इस लेवल तक आपने सारा का सारा लिक्विड फिल कर लिया। ठीक हो गया। अब आप क्या देखते हो कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना लिक्विड के, ये इवेपोरेट कर जाएंगे, यानी इस सरफेस को लीव कर जाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और इसका अंदाज़ा आपको ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो लेवल है पानी का, पहले इतना था लिक्विड का, फिर वो कम होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। यही वजह है कि फॉर एग्जांपल आज आपके इलाके में बारिश हुई है, रेन हुई है, और गलियों में फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पानी इतना जमा हो गया। आप देखते हो कि कुछ घंटों बाद या अगले दिन की बात करें तो वो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, वो वहाँ पे नहीं होता। इट मीन वो जो पानी था वो दरअसल वहाँ से उड़ गया, यानी वो इवेपोरेट कर गया। और ये जो पानी का रिमूव होना या एस्केप होना, इवेपोरेट होना है ना, ये हर प्रेशर पे होता है और हर टेम्परेचर पे होता है। मीन आपको स्पेसिफिकली कोई ख़ास टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। देखते हैं, कहता है व्हेन वाटर इज टेकन इन ओपन कंटेनर। आपने एक ओपन कंटेनर में पानी को ले लिया एट नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर, और जो प्रेशर है वो कोई खास नहीं दिया, बल्कि वो जो नॉर्मल होता है ना वही दिया है। वेपर्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट्स सरफेस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वेपर्स निकलते हैं ना, ये सरफेस से निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, साइलेंटली एंड स्टेडिली। साइलेंटली यानी कोई इतना पता नहीं लगता, वो निकलते ही रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता ही रहता है। एंड स्टेडिली, और ये काम मुसलसल होता है। इट इज़ शोन, ये आपको कैसे नज़र आता है? बाय डिक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन द ओपन कंटेनर। यानी उस ओपन कंटेनर की जो पानी की सरफेस है उसका बचे जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, यानी वो पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। एंड इट इज़ नॉन टू अकर एट ऑल टेम्परेचर, यानी हर टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा होता है। ओके बच्चे, अब हम अगली बात समझते हैं। ये वही मैंने कंटेनर बना लिया और इसके अंदर भरा हुआ है पानी यहाँ तक। ठीक है, नीचे से लेके यहाँ तक पानी भरा हुआ है, नीचे भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्विकली इसको बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, आपने इस लिक्विड या पानी को हीट सप्लाई की। आपको पता ना हीट एनर्जी होती है, तो दरअसल ये एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को मिलना शुरू हो जाएगी। और मॉलिक्यूल स्पेशली जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं ना, तो हम बच्चे सरफेस पे रहते होते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होती है, नीचे वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा होता है कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल जिनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है ना, वो पहले सरफेस पे जाएंगे, देन वहाँ से वो स्केप करेंगे। ठीक है, बहरहाल इवेपोरेशन का ताल्लुक हम सरफेस से ही लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप हीट सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उन तक भी एनर्जी पहुंचती है, और वो ज़्यादा एनर्जी की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। मीन जितनी ज़्यादा आप हीट देंगे ना, इवेपोरेशन इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ताल्लुक हुआ, जितनी हीट देंगे उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। अगली बात कि इवेपोरेशन क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि बच्चे जब आपने हीट दी ना, तो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, वो बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो मॉलिक्यूल जल्दी से लीव कर जाएंगे या इवेपोरेट कर जाएंगे। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। कहता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो क्या होगा? इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बढ़ेगी। बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल escaping द सरफेस ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि फिर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है ना, तो जितने मॉलिक्यूल स्केप कर रहे होते हैं ना सरफेस को, वो मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ जाती है, यानी सरफेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं और सरफेस से फिर वो स्केप कर जाते हैं।
द टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं यानी हीट देते जाएं तो बच्चे टेम्परेचर क्या होता, बढ़ता जाता है। अनटिल अ स्टेज विल कम, एक ऐसा लेवल आएगा एट विच द वाटर मोलिक्यूल एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ लिक्विड स्टेट। अभी भी वो क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। सो देखें, आप क्या करें, वो कहता है आप बच्चे हीट देते जाओ, आप हीट देना बंद नहीं करो, तो क्या होगा कि हीट से इन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर आप कह सकते हो कि उनकी काइनेटिक एनर्जी अब मैक्सिमम हो चुकी है, यानी सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। फिर क्या होगा, द हीट विच इज़ प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज, अभी भी आप इस स्टेज के ऊपर भी हीट देते जा रहे हो, तो अब होना शुरू हो जाएगा यूटिलाइज टू चेंज द लिक्विड वाटर इनटू द गैसियस वाटर। ठीक है, और इस दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब बात को गौर से सुनना है, आपने क्या किया, आपने हीट मुसलसल देते गए, हीट इंक्रीज करते गए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। एक ऐसा पॉइंट आया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बात बताई हुई है कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक ही टेम्परेचर के साथ होता है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी है ऊपर लिखा मैक्सिमम, सो उस हिसाब से टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जो आप उसके बाद हीट दोगे उसका क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो मैक्सिमम हो चुका है ना, अब वो मज़ीद नहीं बढ़ सकता। तो जो आपने उसके बाद भी हीट दी है वो ये करेगी कि वो इस लिक्विड को कन्वर्ट कर देगी गैस में, गैस में। ठीक है, हम इसको बोलते हैं फेज का चेंज होना। लिक्विड एक फेज है, गैस एक अलग फेज है, तो जो आपने उसके बाद भी हीट दी है ना वो इस फेज को चेंज कर देगी। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग, बॉयल होना। और बॉइलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट क्या पहचान है कि आपको लिक्विड के अंदर भी बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, नजर आएंगे। तो इमेजिन, बल्कि आप गौर से सुने, जो इवेपोरेशन होती है वो सिर्फ सरफेस पे होती है, यानी टॉप के मॉलिक्यूल्स सरफेस को लीव कर जाते हैं, दिस इज इवेपोरेशन। बॉइलिंग होती है फेज का चेंज होना, लिक्विड का गैस में तब्दील होना। और ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना नहीं है, यानी सिर्फ सरफेस पे नहीं होती बल्कि अंदर भी ये काम हो रहा होता है, यानी जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है ना वो भी क्या करते हैं, वो भी बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी वो भी गैस में तब्दील हो जाते हैं। ठीक हो गया, आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वाइल कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट, यानी वाटर का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुका है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से मैक्सिमम हुआ है। अब इस स्टेज को बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, होल प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये बात है कि प्रेशर भी आपने कांस्टेंट रखना होता है। ओके बच्चे, अब हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान कोई टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल की शक्ल में डिफरेंस समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता कि इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। मैंने आपको बताया ना इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होती है। इट अकर स्लोली, या आहिस्ता आहिस्ता होती है, ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक हो गया। जबकि बॉइलिंग की बात करें, सो अ फेज चेंज, इट इज़ अ फेज चेंज जिसमें लिक्विड टर्न इनटू गैस, लिक्विड बन जाता है गैस थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड। थ्रू आउट बोलते हैं कंप्लीट को, यानी पूरे लिक्विड में ये काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे काम हो रहा होता है, बल्कि पूरे लिक्विड में, थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड, पूरे लिक्विड में काम हो रहा होता है। फॉर्मिंग बबल्स, आपको बबल्स नजर आते हैं, यही बॉइलिंग की पहचान है। एट डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस बात को समझते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई हुई है। ओके बच्चे, ये मैंने एक कंटेनर में पानी भर लिया, वाटर फिल कर लिया। अब मान लो इसका जो टेम्परेचर है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये लिक्विड पड़ा है, पानी पड़ा हो। आपने क्या किया, आपने बच्चे हीट देना शुरू कर दी। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि देखें ना 25 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ इवेपोरेशन तो हो रही होगी ना,
यानी कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से एस्केप कर रहे होंगे 25 के ऊपर भी। आपने जब हीट देना शुरू की तो टेम्परेचर जाहिर है बढ़ेगा। टेम्परेचर 30 हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर है इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर आप बढ़ाते गए अनटिल यू रीच 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर आपने कितना कर दिया? 100 कर दिया। अब आप देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना यहाँ पे पानी के अंदर आपको बबल्स बनते नजर आएंगे, और जितनी मर्जी हीट दे दो 100 के ऊपर, टेम्परेचर जो है वो 100 से 101 नहीं हो सकता। चाहे जिस मर्जी अच्छे थर्मामीटर से मालूम कर लो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यही बॉइलिंग पॉइंट है पानी का। ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ ना वो ये कि बच्चे, जो मॉलिक्यूल यहाँ से एस्केप करते हैं ना वेपर्स बन के, वो लगाते हैं वेपर प्रेशर। यानी उनका एक प्रेशर होता है जिसका नाम होता है वेपर प्रेशर, और बाहर से इनके ऊपर लग रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो भी यहाँ पे प्रेशर लगा रहा होता है इनके ऊपर। बॉइलिंग के ऊपर आप देखते हो, जब बॉइलिंग हो रही होती है ना, तो आप देखते हो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो जाता है। समझ गए? सो बॉइलिंग के ऊपर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब जाके बॉइलिंग होती है। ठीक हो गया? सो हमने यही बात देखी है कि जो बॉइलिंग है वो डेफिनेट यानी स्पेसिफिक खास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, और वो डेफिनेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? जितना वेपर प्रेशर होता है। यानी जो वेपर्स बन रहे हैं वो प्रेशर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और जब इस वेपर प्रेशर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए तो बॉइलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अगली बात, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। यानी जो इवेपोरेशन है वो हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उससे नीचे। फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 99 डिग्री सेल्सियस तक की बात करें ना, तो यहां तक आपको इवेपोरेशन ही देखने को मिलेगी। बॉइलिंग नहीं हो सकती 99 डिग्री सेल्सियस पे, बॉइलिंग होगी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक हो गया? सो इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बात है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, यानी जितनी हीट देंगे, इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, जबकि इट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी वही बात कि अगर 100 पे बॉइलिंग हो रही है ना, तो इससे एक भी कम हुआ तो बॉइलिंग नहीं होगी। ठीक है, एट नॉर्मल प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर का भी ताल्लुक है, एक्सटर्नल प्रेशर का, और हम उस टेम्परेचर को बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इट प्रोड्यूस कूलिंग। ये बात फिजिक्स में भी हुई है कि जब इवेपोरेशन होती है ना तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। जैसा कि सिंपल एग्जांपल जो है बच्चे, वो स्वेट की है, स्वेटिंग, पसीने का आना। तो आप इमेजिन करें आपकी बॉडी के ऊपर पसीना आया हुआ है और आप पंखे के नीचे बैठ गए हैं, तो आपको ठंडक फील होगी, कूलिंग फील होगी, क्योंकि आपकी बॉडी से जो स्वेट है, पसीना है, वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो बॉडी में क्या पैदा होगी? कूलिंग होगी। ठीक है, जबकि बॉइलिंग में इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। बॉइलिंग में आपको कोई कूलिंग देखने को नहीं मिलती। अगली बात, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लिक्विड, जबकि इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। तो ये चीज़ है, ये सुनिएगा। अगर आप बात करते हो ना इवेपोरेशन की, तो इसमें एक्सटर्नल एनर्जी यानी जो बाहर से आप हीट दे रहे हो, बाहर से एनर्जी दे रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, दे दो तो कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आप बाहर से हीट नहीं भी दे रहे ना, तो भी इवेपोरेशन हो रही है। और फिर एनर्जी कहाँ से आ रही है? मॉलिक्यूल के जो अंदर मतलब लिक्विड के जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है ना,
वही अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स को। यानी ये एक कंटेनर है, ये अंदर वाले नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं और ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल। तो ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है ना, नीचे वाले, वही एनर्जी देते हैं किसको? सरफेस मॉलिक्यूल को, और एज अ रिजल्ट वो इवेपोरेट कर जाते हैं। बाहर से एनर्जी देना ज़रूरी या लाजमी नहीं है इवेपोरेशन के अंदर, लेकिन बॉइलिंग के अंदर आपको बाहर से हीट देनी पड़ती है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ता है, तब जाके बॉइलिंग होगी। सो इट रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी वेपोरेशन में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड अपने अंदर की एनर्जी से ही इवेपोरेट कर सकता है, जबकि बॉइलिंग में इट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, बाहर से एनर्जी देना पड़ती है। ओके बच्चों, अब इसी टॉपिक का ही जुड़ा हुआ टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर मीन जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका क्या इफेक्ट है, क्या असर है किस पर? रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो हम पहले इवेपोरेशन पे समझेंगे एंड देन हम बॉइलिंग पे समझेंगे। ओके बच्चे, अगेन हमने एक ओपन कंटेनर ले लिया है और उसके अंदर हमने ये पानी भर लिया है। अब यहाँ पे यानी इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है ना कि एयर मौजूद होती है, हवा, इर्द गिर्द सारी हवा यानी एयर मौजूद है। एयर का एक प्रेशर होता है जो कि हर चीज़ पे लगता है, जैसा कि इस लिक्विड के ऊपर भी एयर का प्रेशर लग रहा होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप इसको दो नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हम इसको बच्चे एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं। इमेजिन करें कि ये जो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये कम है। एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है? कम है। तो क्या होगा? इवेपोरेशन बढ़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाहर का प्रेशर यानी एयर का प्रेशर है कम, तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? ज़्यादा मॉलिक्यूल इसको स्केप करेंगे यानी इवेपोरेट होंगे, ताकि वो इर्द गिर्द जा सकें और प्रेशर को बैलेंस कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी बाहर एयर का प्रेशर है कम। सो मॉलिक्यूल्स की कोशिश होगी कि हम ज़्यादा बाहर जा सकें यानी इवेपोरेट कर सकें, और हम एयर के अंदर जाके इस प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दें यानी स्टेबल करने की कोशिश करें। सो सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर हुआ कम, डिक्रीज हुआ, सो व्हाट विल बी इवेपोरेशन? इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, सो देखते हैं इसको। कहता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन टेंड्स टू इंक्रीज, इवेपोरेशन बढ़ती है कब? बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा होती, वाइस वर्सा मीन्स इसका उलट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ लिक्विड इन एन ओपन कंटेनर। अगर आपने लिक्विड लिया एक ओपन कंटेनर में, सो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट एस्केप इनटू द वेपर फेज, ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो कि वेपर बन जाते हैं ना, विल नॉट रिटर्न टू द लिक्विड फेज, वो वापस लिक्विड नहीं बनेंगे। इंस्टेड उसकी बजाय दे विल डिफ्यूज थ्रू एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर से दूर। ठीक है, और वो क्या करेंगे? इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे, आगे समझ लेते हैं। अब दूसरा केस है बच्चे कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूँ जी। तो इमेजिन करें कि आपने प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, तो बाहर वाला प्रेशर इन मॉलिक्यूल पे ज़्यादा लगेगा, और वो प्रेशर क्या करेगा? मॉलिक्यूल को दबाने की कोशिश करेगा, वो इनको ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होने देगा। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम एस्केप यानी बाहर को जा सकते हैं। सो सिंपल सी बात लिखी हुई है, इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं ना, विल फोर्स, तो वो फोर्स करेगा दीज मॉलिक्यूल टू रिटर्न बैक टू द लिक्विड सरफेस,
कि वो लिक्विड सरफेस पे ही रहें मॉलिक्यूल्स, मेकिंग इवेपोरेशन डिफिकल्ट, जिससे इवेपोरेशन कम होगी या मुश्किल हो जाएगी। ओके बच्चे, अब हम थोड़ा बॉइलिंग की तरफ आते हैं कि बॉइलिंग पर क्या असर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सो देखिए, मैंने आपको अभी आज के लेक्चर में एक बात समझाई है कि मॉलिक्यूल जब वेपर बनते हैं ना तो बच्चे ये ऊपर उठते हैं एंड ये प्रेशर लगाते हैं जिनका नाम हम रखते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, एक प्रेशर ये वेपर्स लगा रहे होते हैं, दूसरा प्रेशर वही वाला एटमॉस्फेयर लगा रहा होता है इनके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब मैंने आपको बॉइलिंग का भी बताया हुआ है कि बॉइलिंग तब होनी है जब आपका वेपर प्रेशर Vp इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। यानी देखें ना, जब आप हीट देते हो ना, हीट, तो वेपर्स का प्रेशर ऐसे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप उनको एक एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक्सटर्नल प्रेशर तो जितना है उतना ही रहेगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर एक टाइम के ऊपर, तो तब शुरू हो जाएगी बॉइलिंग। सो इमेजिन हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कम है, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कम है। सो आप देखेंगे वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल बनने में इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ऑलरेडी कम है, तो वेपर प्रेशर बड़ी जल्दी इसके इक्वल हो जाएगा, तो बॉइलिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी। बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी अर्लियर या इजीली जल्दी शुरू हो जाएगी। सो इट मीन्स अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम किया, डिक्रीज किया, सो बॉइलिंग भी लो टेम्परेचर पे होगी, बॉइलिंग भी कम हो जाएगी, यानी कम टेम्परेचर पे होगी। बॉइलिंग होगी किस टेम्परेचर पे? कम टेम्परेचर पे। मैं एक मिसाल देता हूं, आप अगर कराची की बात करते हैं ना, कराची की, तो कराची में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मरी की बात करते हैं तो मरी में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो नियरली 98 डिग्री सेल्सियस मेजर हो रहा है। अब ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि बच्चे कराची में एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो भी ज़्यादा फील हो रहा है, बल्कि ज़्यादा आ रहा है। मरी का एक्सटर्नल प्रेशर है कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। सो सिंपल सी बात है, देखें ना, आपके पास अगर लिक्विड पड़ा है ना, ये लिक्विड पड़ा है, आप जब इसको हीट देते हैं ना, हीट दे रहे हैं, मान लो आपने हीट दी और टेम्परेचर 98 कर दिया, और ये मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहे हैं वेपर्स, इनका प्रेशर बाहर इतना ही प्रेशर था जितना ये लगा रहे थे, यानी एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, तो 98 पे बॉइलिंग हो जाएगी, जैसा कि मरी में हो रही है। जबकि यही पानी उठा के आप कराची में ले जाओ तो आप देखते हो 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, स्टिल आपका जो वेपर प्रेशर है वो कम है, बॉइलिंग थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको मज़ीद हीट देना पड़ती है अनटिल यू रीच 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप इस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं ना तो आप देखते हैं कि अब जो वेपर्स का प्रेशर लग रहा है ना वो बिल्कुल एक्सटर्नल के सेम हो चुका है, तो बॉइलिंग भी शुरू हो जाती है। इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। सो क्या कहता है, व्हेन अ लिक्विड बॉयल, जब एक लिक्विड बॉयल करता है ना, सो बबल्स आर फॉर्म्ड, उसके अंदर बबल नजर आते हैं इनसाइड द कंटेनर, विच देन राइज टू द सरफेस, फिर वो बबल्स ऊपर को उठते हैं। एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट, वही वाली बात कि बॉइलिंग के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टिल ऑल द लिक्विड बॉयल्स ओवर, सच दैट कि सारा लिक्विड बॉयल ना हो जाए, टेम्परेचर नहीं चेंज होता। हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इफ यू measure the boiling point of water at Karachi, it will be 100 degree Celsius. However, if you will measure this boiling point at Murray, it will be 98 degree Celsius. So आप फर्क देख रहे हैं ना, ये मैंने बताया अभी। The atmospheric pressure at Murray is lower, ये बात है,
कि मरी का प्रेशर भी क्या है, कम है देन इन कराची, कराची की निस्बत। सो वी फाइंड, लिहाजा हमें क्या मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट हैज़ डिक्रीज्ड एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होता चला जाएगा।